प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों के लिए बने बहुमंजिला आवास का किया उद्घाटन। कहा, देश बदलाव और उम्मीदों के साथ बढ़ रहा है आगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कोरोना संक्रमण के लिए उठाए गए कदमों की 2 दिन में मांगी जानकारी। दिल्ली के बिगड़े हालातों पर भी जाहिर की चिंता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 और डेंगू के उपचार के लिए एफरेसिस फैसिलिटी का किया शुभारंभ। और कार्तिक पूर्णिमा पर भी दिखने लगा है कोविड-19 का असर। अयोध्या समेत गंगा किनारे लगने वाले मेलों पर भी सख्ती, प्रशासन ने सील की सीमाएं। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए बने बहुमंजिला आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी उपस्थित रहे। ये आवास नई दिल्ली स्थित डॉक्टर BD मार्ग पर स्थित है। करीब 80 साल से ज्यादा पुराने 8 बंगलों की भूमि को पुनः विकसित करके 76 आवास बनाए गए हैं। इन आवास के निर्माण पर स्वीकृत कुल राशि का 14% कम धन खर्च हुआ है और कोविड-19 महामारी के बावजूद काफी कम समय में ये काम पूरा हुआ है। इन आवासों के निर्माण के दौरान विभिन्न हरित निर्माण पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्डिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुनिक बनाते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 2014 के बाद बदलाव और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में 300 से ज्यादा सांसद पहली बार जीते थे और 17वीं लोकसभा में 260 सांसद पहली बार चुनकर आए थे, यानी करीब 400 सांसद लोकसभा में पहली या दूसरी बार जीत कर आए हैं। हमारी संसद की ये जो ऊर्जा बढ़ी है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। इसकी भी शुरुआत एक तरह से 2014 से शुरू हुई है। उस समय देश की संसद में 300 से ज्यादा MPs फर्स्ट टाइम चुनकर पहुंचे थे और मैं भी पहली बार आने वालों में से एक था। इस 70वीं लोकसभा में भी 260 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर पहुंचे हैं, यानी कि इस बार 400 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो या तो पहली बार चुन करके आए हैं या फिर दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा महिला सांसदों की जीत को भी नई उम्मीद बताया। कोरोना महामारी के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सांसदों ने इस दिशा में एक नई ऊंचाई हासिल की। हम सबको याद है, अभी हमने मॉनसून सत्र में भी अध्यक्ष जी की इस कार्यशैली की झलक देखी है। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्यवाही
करना हर किसी ने सहयोग किया, सभी दलों ने सहयोग किया। प्रधानमंत्री ने हाल ही के दशक में 16वीं और 17वीं लोकसभा के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संसद में इस दौरान ऐतिहासिक काम हुआ है। उन्होंने कहा कि 16वीं लोकसभा में जहां 15% ज्यादा काम हुआ, वहीं 17वीं लोकसभा में 135% काम हुआ। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा द्वारा 100% काम करने की भी सराहना की। ये समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। 2019 के बाद से 70वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है। इस दौरान भी देश ने जैसे निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उनसे ये लोकसभा अभी ही इतिहास में दर्ज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर 2 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों में हालात काफी बिगड़े हैं और साथ ही कहा है कि अगर राज्यों ने अभी पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो दिसंबर में स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने खासकर दिल्ली सरकार से मरीजों के प्रबंधन को लेकर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा है कि उन्होंने सभी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तर आरक्षित किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब शुक्रवार यानी 27 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 व डेंगू के उपचार के लिए एफआरएसएस फैसिलिटी का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उन्होंने कोरोना की बायोसेफ्टी लेवल 3 और 2 की 8 नई लैब का भी लोकार्पण किया। राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में BSL 3 की लैब स्थापित की जा रही है। इस दौरान सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना और डेंगू की जांच और उपचार की सुविधा की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे कोरोना महामारी के दौर में न केवल आवश्यकताओं का सामना करने में मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य के किसी भी स्वास्थ्य संकट के लिए हमें तैयार करेगा। अब कोविड-19 का खतरा खत्म होने के करीब है। आज मुझे प्रसन्नता है कि कई उपलब्धियां प्रदेश सरकार के प्रदेश की जनता के लिए जोड़ रही हैं, जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में BS लेवल 3 की एक नई प्रयोगशाला का लोकार्पण है। 7 निजी मेडिकल कॉलेजेस में लेवल 2 की लैब्स का शुभारंभ होने जा रहा है। डेंगू जैसे बीमारियों से बचाव में एफआरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके भी उद्घाटन की कार्रवाई कई स्थानों पर हो रही है और प्लाज्मा दान हेतु कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों में किया जा रहा है। यानी इन सब की अपनी भूमिका है और उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी प्रारंभ की। अब अनुमान करिए, जब कोविड-19 का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर आया था तो हमारे पास बेड्स भी नहीं थे, टेस्टिंग की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन एक प्रयास प्रारंभ हुआ। 23 मार्च को जब प्रदेश में कोविड-19 का टेस्ट प्रारंभ हुआ था तो केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमारे पास थी और 23 मार्च के बाद जो यात्रा हमने प्रारंभ की, आज के दिन पे हम कह सकते हैं, अगर मैं आज के ही आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं तो मेरे सामने आज आई है 1,45,000 टेस्ट हम लोगों ने कल की हैं। परसों 1,75,000 टेस्ट हम लोगों ने किए थे। यानी राज्य सरकार ने हमारे जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, निजी हॉस्पिटल हैं, केंद्रीय संस्थान हैं, इन सब ने मिलकर के एक साथ मिलकर के जो एक टीम वर्क के साथ काम करना प्रारंभ किया, उसका परिणाम है कि आज हम 2.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर चुके हैं और आज के दिन यह कोई समस्या प्रदेश के अंदर नहीं, क्योंकि सर्वाधिक
जो प्रदेश सबसे पीछे हुआ करता था, वह प्रदेश आज देश के अंदर 1,80,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक संपन्न कर चुका है और प्रतिदिन 1,75,000 से अधिक टेस्ट करने की क्षमता रखता है। आज जो BSL लेवल 2 और लेवल 3 की हमारी लैब्स आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है, RT-PCR की हमारी टेस्टिंग क्षमता को और आगे बढ़ाने में इससे काफी मदद मिलेगी। हमारे सभी वैज्ञानिक पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कोरोना वैक्सीन विकसित करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहे हैं। फिर भी टीका विकसित होने तक हमें सचेत रहना होगा, क्योंकि फिलहाल कोरोना से बचाव ही उपचार है। कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सार्थक प्रयास भी है। आज ज़्यादातर समाचार पत्रों में आपने देखा है कि भारत के अंदर जो वैक्सीन बन रही है वह दुनिया के अंदर किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही है। लेकिन उस सब के बावजूद वैक्सीन आने, वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इसमें बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस बचाव की दृष्टि से प्रारंभ से ही जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, हमें उसके प्रति निरंतर सावधान होना पड़ेगा। खासतौर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बातों के लिए लगातार कहा है, अवेयरनेस के लिए आज प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में सैकड़ों की संख्या में पब्लिक एड्रेस सिस्टम जागरूकता के लिए स्थापित किए गए हैं। हम लोगों ने हर जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना करके प्रत्येक हॉस्पिटल की मैपिंग करने, हर एक कोविड पॉजिटिव केस के साथ सीधे संवाद बनाने का एक तंत्र विकसित किया है। निजी हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी लगातार संवाद बना रहे, जिससे हम लोग कोविड-19 के बारे में आम जन को जागरूक कर सकें। गोपाष्टमी पर मिर्जापुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गौशाला में गौमाता की पूजा की। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1,11,00,000 रुपए का चेक प्रदान किया। गोपाष्टमी पर गौमाता की पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री विंध्याचल धाम पहुंचे। यहां अधिकारियों के साथ विंध्य कॉरिडोर के निर्माण की समीक्षा की तथा काम को जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने विंध्यवासिनी के दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए सुख शांति का वर मांगा। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसील, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत, नवजात शिशु की देखभाल के साथ आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें।
आज प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से संघ प्रमुख मोहन भागवत व भैयाजी जोशी शामिल होंगे। इस बैठक में राम मंदिर को भव्य स्वरूप देने तथा लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। हर सत्र में अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। इस बैठक में शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस 2 दिवसीय आरएसएस की बैठक में काशी, गोरक्ष, अवध, कानपुर के पदाधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज सूचना संवाद केंद्र में छात्रों के भविष्य को लेकर शिक्षाविदों के साथ चर्चा की। छात्रों को किस तरह की शिक्षा दी जाए, कैसे संस्कार दिए जाएं, किन क्षेत्रों में उन्हें आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर ने बढ़ते हुए अपराधों पर चर्चा करते हुए इनसे कैसे बचा जाए, इस पर भी अपनी बात रखी। अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया। संघ लगातार इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है जिससे भविष्य का बेहतर भारत तैयार हो सके। आज का कार्यक्रम जो है, हमारे जो आचार्य बंधु हैं वो उच्च तकनीकी के द्वारा कैसे बच्चों का विकास कर सकते, इसके दृष्टिकोण से था। ये यहाँ से जाने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में उस प्रशिक्षण में एक सहयोग करेंगे। सौभाग्य से यहाँ पर जो है अपने विश्वविद्यालय के कुलपति, वर्धा विश्वविद्यालय के रजनीश जी आए थे, जो स्वयं एक अच्छे शिक्षाविद है और मातृभाषा हिंदी, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करना क्यों आवश्यकता है, उसकी ओर दृष्टिकोण से विशेष रूप से उन्होंने ध्यान दिलाया है। उत्तर प्रदेश में आज से कॉलेज और विश्वविद्यालय फिर से खुल गए हैं। शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति 50% से अधिक नहीं होगी। गाइडलाइन के अनुसार फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंड वॉश की उपलब्धता अनिवार्य होगी। साथ ही एक कॉलेज में अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति होगी। पहले दिन हम कॉलेज आ रहे हैं और कोरोना में तो हम लोग घर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि आज हम कॉलेज पहले दिन आ रहे हैं। रूल को फॉलो करते हुए हम लोग सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग आ रहे हैं। हम लोग इतने दिनों के बाद यूनिवर्सिटी खुला है और हम लोग फेस मास्क, सैनिटाइजर और हर एक चीज़ का मतलब एक अनुशासन तरीके से जो भी है सर उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अयोध्या के प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले के प्रथम चरण में गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की संधि बेला होते ही मध्य रात्रि से श्रद्धालुओं ने अयोध्या की धूल माथे लगा 14 कोसी परिक्रमा उठाई। संपूर्ण परिक्रमा मार्ग पर धार्मिक जयघोष, महिलाओं के परंपरागत गीत और संत महंतों साधुओं के भजन कीर्तन लगातार गुंजायमान रहे। पौराणिक मान्यता है कि अक्षय नवमी को किए गए पुण्य कभी क्षय नहीं होते, क्योंकि इस तिथि को न केवल द्वापर का प्राकट्य हुआ बल्कि अयोध्या भी धराधाम पर अवतरित हुई। कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन सख्त प्रोटोकॉल का पालन करा रहा है। परिक्रमा आज मध्य रात्रि तक चलेगी। कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए पूर्व के वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कम संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए। अयोध्या के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परिक्रमा में शामिल न होने की अपील की गई थी। इसके लिए सीमा सील कर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसका असर परिक्रमा में देखने को मिला और कम संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करते नजर आए। कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर जिला प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। कोविड को देखते हुए जो प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी उसका पूरा पालन अयोध्या की जनता कर रही है। जगह जगह पर शासन प्रशासन का जो सहयोग मिल रहा है वो बहुत अच्छा है और लोगों में इस बार कोरोना काल में भी जो भीड़ निकल के आई है तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों से बिना आग्रह है कि जो 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, जो सरकार की गाइडलाइन है सबके मन में, चूँकि कोरोना की ये लड़ाई हमको अब खुद लड़नी है, उसका लोग पालन कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से है। परिक्रमा का सही अर्थ यही है, न भीड़ है और न शोरगुल है। बढ़िया से श्री राम भगवान का नाम लेते हुए परिक्रमा हो रहा है। सही मायने में परिक्रमा का यही अर्थ है और यही सही परिक्रमा है। सर, हम परिक्रमा करने आए हैं, अब की हमारा तीसरी बार है और परिक्रमा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कोरोना की वजह से अब की बार भीड़ कम है।
जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी में 25 से 30 नवंबर तक सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कार्तिक पूर्णिमा मेले को भी स्थगित कर दिया गया है। गंगा स्नान पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार गंगा स्नान पर भी भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, परिजनों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कार्तिक पूर्णिमा मेले को स्थगित कर दिया गया है। जिला स्तर पर गढ़मुक्तेश्वर की सभी सीमाओं को सील करने की तैयारी चल रही है, ताकि गंगा स्नान और दीपदान पर किसी प्रकार से तीर्थ नगरी में भीड़ जमा न हो सके। पुलिस प्रशासन ने एक अपना प्लान तैयार किया हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये आस्था का विषय है। बहुत सारे लोग स्थगित होने के बावजूद भी आ सकते हैं। जो हमारी कार्य योजना है उसके अनुसार हम लोगों ने थाना गढ़मुक्तेश्वर से जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, कुल 18 हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बैरियर की स्थापना की है। इसके अलावा जो जनपदीय अंतर जनपदीय जो हमारे 13 बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर भी बैरियर की स्थापना की गई है, जहाँ से इस चीज़ को मॉनिटरिंग होगी कि कोई भी श्रद्धालु जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें समझाया जा सके, बताया जा सके कि इस बार ये कार्तिक मेला स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को हाथरस के सासनी स्थित केनरा बैंक का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एक साथ पूरा कर रहा है। संस्थान में युवक युवतियों को कंप्यूटर फाइनेंशियल अकाउंट से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां प्रशिक्षण ले रहे लाभार्थियों की माने तो वो यहां से प्रशिक्षण पाने के बाद खुद का कार्य करेंगे। उनका कहना है कि यहां उन्हें कंप्यूटर से जुड़ी कई चीजें बताई जा रही हैं। उन्हें टैली का भी ज्ञान दिया जा रहा है। साथ ही खाने पीने रहने की उचित व्यवस्था है। यहाँ सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यही नहीं, संस्थान में एक्स आर्मी मैन भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ऋण लेकर वो अपना स्वयं का कार्य करेंगे। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर एनके सिंगर ने बताया कि 25 परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्हें बेसिक कंप्यूटर फाइनेंस के साथ साथ ऑनलाइन होने वाले कार्यों की जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद वो खुद का कार्य करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। मैं यहाँ पर आर.के. शेट्टी में कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। मुझे एक सासनी के भैया ने बताया था, ये बहुत अच्छा है और जहाँ तक है मैं भी चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को भी कराएं। ये बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पे रह कर के इन्होंने जो सर ने मुझे बताया था ट्रेनिंग में बहुत, और यहाँ पर रह के सीख के मैं अपने आत्मनिर्भर पर बहुत कुछ करना चाहती हूँ और अपना काम खोलना चाहती हूँ। आर.सी.टी में मैं टैली का कोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पे निःशुल्क सब कुछ शिक्षा और भोजन और रहन सहन सब यहाँ पर स्थित है। और टैली में मुझे इसके आर.सी.टी के बारे में मेरे गांव के रहने वाले एक भाई हैं, उन्होंने बताया था, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं आराम से अध्ययन कर रहा हूँ। इसके करने के बाद मैं अपना स्वरोजगार यानी कि इसका जो उद्देश्य है, जो मतलब स्टूडेंट के अंदर स्वरोजगार पैदा करना, वो मैं खुद भी अपना रोजगार पैदा करूँगा अपने आप से। मैं केनरा बैंक में कंप्यूटर टैली सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ मैं सीख कर यहाँ अपना खुद का कोई कार्य शुरू करूँगी। आर.सी.टी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ सब खाने वाने का टाइम अच्छा है, टाइम से टाइम चलता है और एजुकेशन तो यहाँ की बहुत ही अच्छी है और सब सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का, और सब साफ सफाई यहाँ की, और यहाँ के टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। यहाँ से जाके हम अपना कोई बिजनेस खोलेंगे। नाम शिवशंकर है और मैं आर.टी.सी कोर्स के बारे में सुना था न्यूज़ में, और मेरे वाइफ ने भी पहले किया था हाथरस में, तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सिलाई का किया था उन्होंने। मैं एक्स आर्मी मैन हूँ, मैं 20 साल सर्विस करके इसका मैंने सुना था, तो मैं काफ़ी 20 साल पीछे चल रहा था। आर.टी.सी का महत्व मेरी घरवाली ने मेरे को बताया कि इसके बारे में सीखोगे तो शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जो मैंने आके यहाँ स्वयं देखा। आर.टी.सी का स्टाफ और टीचर बहुत ही अच्छी तरह जवानों को, हमारे बीच जो स्टूडेंट है सबको समझा रहे हैं। इस कोर्स को मैं इसलिए महत्व जीवन में काम आने के लिए किया है।
गोंडा में बजाज कुंदुरुकी गन्ना मिल में पेराई सत्र की विधि विधान से शुरुआत हो गई है। बजाज कुंदुरुकी मिल की गन्ना पेराई की क्षमता उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ये चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ गन्ना पेराई की शुरुआत करे तो इस मिल को जनवरी तक बंद करना पड़ जाएगा। किसानों ने पेराई सत्र शुरू होते ही गन्ना की कटाई शुरू कर दी है। किसानों को खरीद की पर्ची जारी कर दी गई है। गन्ना तौल केंद्रों की भी शुरुआत की गई है। घटतौली ना हो इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। और हमारा 25 तारीख को पेराई सत्र प्रारंभ हो जाएगा दोपहर को 1 बजे, जिसके लिए हमारे द्वारा 19 तारीख में ही कैन इंडेंट जारी कर दिया गया है। पर्चियां जारी कर दी गई, किसानों को पर्चियां मिल गई हैं और इस समय क्षेत्र में काफ़ी जोरों से गन्ना छिलाई चल रही है और किसान उत्सुक है गन्ना सप्लाई के लिए। हमारी तो कैपेसिटी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है और इसका पेट भर का गन्ना हमारे पास नहीं है। मुश्किल से 3 महीने ही गन्ना पेराई हम लोग कर पाते हैं। अदरवाइज हमारी पेराई क्षमता सबसे ज़्यादा है। हमारी गन्ना तौल, हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी लेबर, उससे किसान हमारे बहुत संतुष्ट रहते हैं। किसान अपने धान को बेचकर वाजिब दाम प्राप्त कर सकें, इसके लिए सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। कन्नौज जिले में सरकारी धान खरीद की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वो किसानों की खरीद सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। किसानों ने इस बारे में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा से बताया तो हकीकत जानने के लिए जिले के कई सरकारी धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्हें सबसे ज्यादा लापरवाही तिरवा और सौरिक के धान क्रय केंद्रों पर दिखी। इन केंद्रों पर खामियां देखने के बाद डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई तथा तत्काल प्रभाव से तिरवा और सौरिक धान क्रय केंद्रों के प्रभारियों को निलंबित कर दिया। अन्य केंद्र प्रभारियों को भी 2 दिन में सब कुछ दुरुस्त करने का निर्देश दिया। ये जिले में मेरे द्वारा ये तिरवा मंडी के 2 केंद्र और इंदरगढ़ तथा सौरिक के क्षेत्र के 4 केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें तिरवा मंडी में जो पीसीएफ के प्रभारी थे और एक सौरिक में दोनों जगहों पर गंभीर लापरवाही मिली, इसलिए दोनों के प्रभारियों को निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इन लोगों ने एक तो रजिस्टर कायदे से मेंटेन नहीं किया है, उसमें कमियां थी, और दूसरा खरीद में जो इंटरेस्ट इनको दिखाना चाहिए वो इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जो लोग इसमें लापरवाही कर रहे हैं उन लोगों को सचेत किया गया है और 2 दिन का मौका दिया गया है। अगर 2 दिन में ये सुधार नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ फिर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए अनूठी पहल की है, जिसके तहत रविवार को भी जिले की सभी बैंक शाखाएं खुली रहेंगी और लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य के सापेक्ष सभी को लाभ मिले, बैंकों में लंबित सभी मामलों का निस्तारण हो सके, इसके लिए जिले की सभी बैंक शाखाओं को रविवार को खुलवाकर लाभार्थियों को धनराशि की मंजूरी की गई। जिलाधिकारी ने लक्ष्य से कम बैंकों के निस्तारण पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अपेक्षित प्रगति न होने पर शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध जनरल मैनेजर और वित्त मंत्रालय को लिखा जाएगा। देखिए साहब, जनपद फिरोजाबाद के जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश जारी किए हैं कि आज बैंकों की शाखाएं खोली जाएं और जन कल्याण वित्त पोषण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण जो कि लंबित हैं उनके निस्तारण हेतु कार्य करने के लिए बैंकें खोली गई हैं और इसमें हमने काफ़ी ऋणों को स्वीकृत कर भी दिया है, जिनका वितरण हम आज कर रहे हैं। आवेदक हमारे पास आ रहे हैं और जिन लोगों को इसी आज के काम के बैंकों के कार्य करने के बारे में ज्ञान नहीं है, हमने उनको फ़ोन करके बुलाया है और कुछ आवेदन हमारे पास पहुंच भी गए हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करके उनकी आवेदन पत्रों की जांच करके अगर वो सही पाए जाते हैं तो उनको स्वीकृत और उसके उपरांत वितरण जो है सुनिश्चित किया जाएगा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों के लिए बने बहुमंजिला आवास का किया उद्घाटन। कहा, देश बदलाव और उम्मीदों के साथ बढ़ रहा है आगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कोरोना संक्रमण के लिए उठाए गए कदमों की 2 दिन में मांगी जानकारी। दिल्ली के बिगड़े हालातों पर भी जाहिर की चिंता।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 और डेंगू के उपचार के लिए एफिरेसिस फैसिलिटी का किया शुभारंभ। और कार्तिक पूर्णिमा पर भी दिखने लगा है कोविड-19 का असर। अयोध्या समेत गंगा किनारे लगने वाले मेलों पर भी सख्ती, प्रशासन ने सील की सीमाएं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।